जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू CSS इंडियन इनसाइट। आज का हमारे पास डॉन का एडिटोरियल है पावर आउटेजेस। ठीक है, इसको समझने के लिए ना इसको हम पहले तोड़ेंगे और देन उसको समझेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर से हमें क्या क्या, वही बात हमारी, अगर आप हमें देख रहे हैं तो हम लोग अपना फोकस करते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सी बातें लिखी हुई, लेकिन ये क्या लिखी हुई बातें आपको ज़हनी तौर पे समझ भी आ रही हैं कि यार कोई भी बात वो कर रहा है तो वो कहाँ से कर रहा है, किस तरीके से वो कर रहा है, उसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग और बैकग्राउंड आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। नहीं आ रही तो हम इसे आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसके अंदर बेसिकली ये बहुत शॉर्ट और अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैं कहती हूँ ये हमारे पास आर्टिकल 100% पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है उसके ऊपर फिट बैठता है। ठीक है, बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स उसने पिक किए हुए हैं विद फैक्ट्स के साथ उस बंदे ने बात की हुई, क्योंकि ये एडिटोरियल्स हैं डेफिनेटली बहुत हाई प्रोफाइल लोग लिखते हैं डॉन के अपने, तो इसको हम करते हैं। ठीक है, लेकिन बिफोर दैट बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इसमें से ना आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रोलॉन्ग पावर आउटेजेस क्या है, ठीक है, इसका पता होना चाहिए। फिर अवेलेबिलिटी सप्लाई का इशू कैसे है इसका पता होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो फर्नेस ऑयल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं रन कर रही है, दैट इज़ एन एडिशन टू द एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। अब इनका हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, और कैसे एक जो है वो आल्दो के हम यूज़ कर रहे हैं बट वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, और दूसरा जिसे हमने इग्नोर किया हुआ है उसका वो किस तरीके से हमें एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने में हेल्प करेगा। मिडल ईस्ट क्राइसिस की उसने बात की हुई है। ठीक है, और उसका सारा बताया हुआ है, फिर कुछ उसने फैक्ट्स बताए हुए हैं। देन उसने कतर की केस स्टडी ली हुई है और हमें बताया हुआ है कि उसकी फील्ड, अब उनकी फील्ड में या मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है उससे हमारी एनर्जी क्राइसिस का क्या ताल्लुक है। ठीक है, इससे पहले हमने जो वीडियो कवर की थी ना उसमें हमने फ्यूल स्पाइक की बात की थी। ठीक है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था कि फ्यूल के राइज होने से, फ्यूल के राइज होने से नहीं, फ्यूल की प्राइस के राइज होने से कैसे हमारे पास क्या होती है, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। राइट, तो उसमें हम लोगों ने, और कैसे सारी इंडस्ट्रीज़ पे ये वो इम्पैक्ट पड़ता है। आज हम लोग उसे स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेशन की कॉन्टेक्स्ट में हम लोग करेंगे। उसके बाद और क्या होता है जनाब, उसने फिर बताया हुआ है कि इतने इतने घंटों की लोड शेडिंग रह रही है। फिर उसने जनाब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे अगेन उसने फैक्ट्स बताए हुए हैं। ठीक है, कुछ कि इतनी डिमांड, इधर से इतनी हमारी डिमांड जो है फ्यूचर में हो जाएगी, हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, करंट स्पाइक, अच्छा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा पढ़ा देती हूँ। वो कहते हैं करंट क्राइसिस हैज़ वंस अगेन अंडरस्कोर स्ट्रक्चर वर्नेबिलिटी ऑफ आवर, ये जो है ना दैट इज़ द हार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है, ये वाली बात, इसी चीज़ को आज हम लोगों ने कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे उसने ये बात कर दी है। ठीक है, और उसके बाद मज़ीद यहाँ पे और आपको क्या आइडिया होना चाहिए, ये हो गया, ये हो गया, ये वाली बात, बल्कि वो ये वाली यहाँ पे ये रिपीट हो गई है, ये वाली बात का आइडिया होना चाहिए कि उसने ये बात कैसे की है। उसके बाद जनाब उसने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, सोलर एनर्जी पे जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने पकड़ के सोलर एनर्जी को भी क्रिटिसाइज़ कर दिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस इशू। ठीक है, कि सोलर पे भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उतना वर्क नहीं कर रही है, उतना डिलीवर नहीं कर रही है जितना उसे करना चाहिए। मज़ीद फिर उसने हमें क्या कहा है, लास्ट में जाके उसने हमें सजेशंस दिए हैं कि यार ये हमें करना चाहिए ताकि हम अपनी एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम कर सकें। तो मीनिंग दैट कि जितना शॉर्ट लिखा हुआ है ना उतना ही कंक्रीट लिखा हुआ है, मतलब कंक्रीट इन द कॉन्टेक्स्ट कि होलिस्टिक लिखा हुआ है, हर बात को उसने छेड़ा है। लेकिन उसी हर बात को ना हम लोग छोटे छोटे आर्गूमेंट्स में करके तोड़ के पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए और फिर ये आर्टिकल कभी भूले ना। ठीक, अच्छा जनाब यहाँ पे एक चीज़ बतानी ज़रूरी है कि ये आर्टिकल जो है, ये न्यूज़ जो है, ये हमेशा आपकी एवरग्रीन आर्टिकल है। ठीक है, ये आपका आज से आने वाले बहुत सालों तक ये रेलिवेंट रहेगा, अनटिल और अनलेस जिस दिन हम खुद को एनर्जी सफिशिएंट स्टेट ना डिक्लेयर कर दें कि अब हमें बाहर से एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी एनर्जी खुद पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए ना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी कि हमें बाहर से ऑयल और पेट्रोल वगैरह या और फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की ज़रूरत ना पड़े, तब तक ये आर्टिकल आपका रेलिवेंट रहेगा। ठीक है, और तो इसीलिए ये क्योंकि बहुत खूबसूरत था, बेहतरीन लिखा हुआ था, तो इसलिए इसे हमने पिक किया। अब देखते हैं इसका कोर आर्गूमेंट जो राइटर ने कहा है। बेसिकली ये एडिटोरियल है, तो उसके जो एडिटर है उसने क्या किया, अ क्रिटिक ऑफ द पाकिस्तान स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल इम्पोर्ट डिपेंडेंट एनर्जी मॉडल, कि हमारा एनर्जी मॉडल जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल है, टूटा हुआ है, ब्रेक है। ठीक है, इनसफिशेंट है, नॉट अप टू द मार्क है, और इम्पोर्ट डिपेंडेंट है कि हम अगर बाहर से इम्पोर्ट ना करें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है वो मिले ही ना। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री का पहिया जो है वो रन ही ना हो। प्लस एग्रीवेटेड बाय जियोपॉलिटिकल एक सिनेरियो, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी दूसरी बात, और पॉलिसी इनर्शिया, ये तीन बातें। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, इसी आर्गूमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसने ये बात कैसे की है। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं,
अब वहाँ से ना उसने जो बात जैसे जैसे लिखा हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, हम वैसे ही उसको ब्रेक डाउन करेंगे ताकि बाद में समझ के जब आप पढ़ें तो आपको ईजी हो जाए। अब जनाब सबसे पहले वो बात करता है, ठीक है, सीजनल स्ट्रक्चरल क्राइसिस नॉट अ टेम्परेरी इशू। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा जनाब ये 2026 चल रहा है तो 2026 की गर्मियों के अंदर जो है वो 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग होगी, लेकिन 2027 के अंदर या 28 के अंदर जो है ना वो कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, या पीछे 2025 के अंदर लोड शेडिंग नहीं थी या 2024 के अंदर नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास हाँ ये है एनर्जी क्राइसिस होता है, एनर्जी इनसिक्योरिटी है, बट सीजनल मतलब कि समर्स में ना क्योंकि हमारी एनर्जी नीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है गर्मियों के मौसम में, तो वो हाईलाइट हो जाता है, वो वाकई आपके फॉल्ट लाइंस जो है ना जो आपकी गवर्नेंस के अंदर हैं वो विजिबल होने लग जाते हैं कि वाकई गवर्नमेंट जो है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि लोगों को उनकी नीड के मुताबिक जो एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो समर में ये पीक पे चला जाता है। अब समर में ये पीक पे क्यों चला जाता है, ये बात बनती है ना कि अच्छा चलें ठीक है, वैसे तो हम लोग नहीं हैं, लेकिन समर में ऐसा क्या होता है कि ये पीक पे चला जाता है, तो उसकी हमारे पास द डिमांड ड्यू टू जो वजह बताई हैं 3 वजह, अर्बनाइजेशन, एयर कंडीशनिंग डिपेंडेंसी और वीक डिमांड साइड मैनेजमेंट। इसको हम अभी समझते हैं कंसेप्चुअली। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये तो नहीं होता ना कि अर्बनाइजेशन जो है वो अगर हम 1 साल की बात करें तो हम कहते हैं कि जनाब विंटर में जो है वो अर्बनाइजेशन नहीं हुई और समर में जो है वो अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से भाई ये तो आर्गूमेंट बनता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन का मतलब समझें, यहाँ पे हम इसे ना तोड़ के पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना अर्बनाइजेशन वाले पॉइंट को ना समझते हैं। ठीक है, देखें अर्बनाइजेशन को यहाँ पे डेफिनेटली लोगों का शहरों से मतलब कि गाँव या देहातों से शहरों की तरफ रुख करना। ठीक है, और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा मतलब कि सिटीज़ जो हैं वो दिन ब दिन क्या किए जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, एक्सपेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, शहर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, शहरों की यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज जो है या सप्लाई या डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से, तो यहाँ पे उनकी जो डिमांड है ना वो डेफिनेटली हायर होगी, ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा डिमांड होगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंडली क्या होता है जनाब, उसने अब ये आर्गूमेंट हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं यार, सीजनल के कॉन्टेक्स्ट में ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ज़्यादा लोग हैं तो एमिशंस क्या होंगी, एमिशंस भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, ज़्यादा लोगों की इलेक्ट्रिक एक यूज़ डिमांड ज़्यादा होगी, यूजेज ज़्यादा होगा, एमिशन ज़्यादा होंगी, ज़्यादा मोटरसाइकिल गाड़ियाँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़। ठीक है, उसकी वजह से एमिशन ज़्यादा होंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पास कौन सा आ जाता है जनाब, वो हमारे पास आ जाता है हीट वेव्स का, और बड़ा ही कॉमन है। लाहौर और कराची में तो हमेशा ही छुट्टियां होती हैं हीट वेव्स की वजह से। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स दी जाती हैं कि भाई आप अपने घर में स्टे करें। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी अवेलेबल सप्लाई है ना मुल्क की, ठीक है, अवेलेबल सप्लाई ऑफ एनर्जी है, उससे हमारी जो नीड है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। अब क्या होता है, और कहीं ना कहीं ये नीड जो है एक्सीड करती है, इसके पीछे एक वजह ये भी है, तो हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं हम लोग बार बार कहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्लान्ड अर्बनाइजेशन करनी चाहिए। ठीक है, क्या प्लान्ड अर्बनाइजेशन, क्या मतलब कि ये एक शहर है, ठीक है, इसके अंदर कितनी इंडस्ट्रीज़ लगेंगे, कितने घर होंगे, कितनी फूड चेन कैसे मेंटेन होगी, एनर्जी की सप्लाई कैसे होगी, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और बाकी सीवेज का सिस्टम कैसा, एक प्लान्ड अर्बनाइजेशन हो। ठीक है, आपको पता है कि हमारी ना एक हमारी बड़ी इसकी एक बड़ी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आपको नज़र आएगी कि इधर लाइट आती है और उधर जो होता है वो गली मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर होता है वो फट जाता है। ठीक है, क्यों फटता है, क्योंकि नीड ज़्यादा हो रही होती है और उसकी कैपेसिटी जो है इतनी वो दे नहीं रहा होता। ठीक है, तो वो अपनी वर्किंग जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। तो अर्बनाइजेशन करें कि प्लान अर्बनाइजेशन होगी तो जो आपकी एनर्जी नीड मैनेजमेंट है ना वो होगी। ठीक है, एनर्जी नीड मैनेजमेंट होगी तो हर एक को बिजली मिलेगी, इंडस्ट्री रन करेगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी जो है सोसाइटी के अंदर, सिटीज़ के अंदर जो है वो ग्रो करेगी, क्योंकि आपकी टोटली इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही होगी। ठीक है, इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी। और ओवर दैट पिछले तो इवन के व्हेन आई वाज इन आई थिंक कॉलेज, तो क्या होता था, सारा दिन कॉलेज से हो, ठीक है, एकेडमी पढ़ के आओ, सफारी वाले आंटी के पास पढ़ के आओ, और रात को सोना होता था, सारी रात लाइट नहीं आती थी। सो व्हाट इज़ दिस, और सारी रात जो है वो मतलब एक बंदा है जो सारी रात सोया ही नहीं है, तो अगले दिन वो उसकी प्रोडक्टिविटी आपको खुद देखें कहाँ पे जाएगी।
ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अर्बनाइजेशन की वजह से ना जो गवर्नमेंट है, अब ये प्लान अर्बनाइजेशन करना गवर्नमेंट का काम था। ठीक है, उन्हें पता है कि यार हमारे पास अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग मूव कर रहे हैं, तो हम इसे प्लान अर्बनाइजेशन की तरफ लेके जाएं। वो अब इतने लोग हैं, वो जितनी एक उनके पास सप्लाई नहीं है, ऊपर से लोग ज़्यादा हैं, तो वो नीड जो है पूरी नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है, और इस वक्त वही बात कि लोड शेडिंग कितनी हो रही है, 6 आवर्स, तो उसने खुद मेंशन कर दिया कि 6 घंटों की तो हो ही रही है। और इसके बाद एक और बात करते हैं, ये वाली बात कर लेते हैं, एयर कंडीशनिंग डिपेंडेंसी की बात करते हैं। चलिए, अब क्या होता है, जनाब कि देखिए, ज़्यादा लोग रहेंगे ना तो ज़्यादा चीज़ें यूज़ होंगी, आपका टेम्परेचर राइज़ होगा। कैसे कैसे राइज़ होगा कि डेफिनेटली हाउस होल्ड है, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। ठीक है, इवन कि आजकल तो बड़ा दैट इज़ वेरी कह लें कि वो आ रही हैं हॉट प्लेट्स। ठीक है, एवरी थर्ड कह लें कि लाहौर और कराची के अंदर देखें तो हर तीसरे घर के अंदर हॉट प्लेट यूज़ हो रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास बिजली जो है वो हम खुद नहीं बनाते हैं, हमारी बिजली बहुत महंगी बन रही है। ठीक है, तो हाउस होल्ड के अंदर कुकिंग के लिए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। उसके बाद ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। ठीक है, और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, अगर घर में यूज़ हो रही है या ऑफिस के अंदर यूज़ हो रही है, दैट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ दीज पीपल। अब वहाँ पे हाँ होना ये चाहिए कि एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भैया आपकी जब ज़रूरत हो आप यूज़ करें, उसके बाद आप ऑफ़ कर दें लाइट्स वगैरह को। खैर, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम किसी और दिन कवर करेंगे। और उसके बाद हमारा जो कमर्शियल स्पेसिस हैं, ठीक है, कमर्शियल स्पेसिस हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ भी ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, यूज़ कैसे ज़्यादा हो रही होती है कि सीज़न के अंदर क्या होता है, जब मतलब सीज़न कह लो या समर कह लो, समर के अंदर क्या होता है, हीट ज़्यादा है। हीट ज़्यादा तो हमें क्या चाहिए, हमें कूल इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, कूल इन्वायरमेंट के लिए आजकल, पहले पंखे चलते थे, आजकल कूल इन्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ एसी चलते हैं। ठीक है, एसी, और हर घर में। ठीक है, इवन के शॉपकीपर्स ने भी लगा के ऑन करके बैठे होते हैं माहौल बनाकर, तो एसी चाहिए। ठीक है, वो एयर कंडीशनिंग की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इंडोर, मतलब कि एक इंडोर कंफर्टेबल उन्हें इन्वायरमेंट के लिए वो जो कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी अगेन जो है वो नीड जो है, नीड ऑफ द सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मज़ीद अगर हम लोग घर में और बात करें तो अर्बनाइजेशन सीज़न के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हाउस होल्ड में बात करें कि कुकिंग वगैरह के लिए, ठीक है, और ऑफिस में लाइटनिंग के लिए, ठीक है, जो ऑफिस दिन में काम कर रहे हैं या रात में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस की बात करें, वो सारा कमर्शियल स्पेसिस में आ जाता है जितनी आपकी इंडस्ट्रीज होती है। तो हमारी अगेन नीड जो है, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है, तो हमारी नीड जो है वो बढ़ गई है, और नीड के बढ़ने की वजह से नीड फुलफिल ना होनी, नीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें पावर शॉर्टेज को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़, ये बात होगी, आई थिंक ये अब हो गया है, वीक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आ गई। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद एक और पॉइंट चलते हैं, वो यहाँ पे ना उसने सिंपल लिखा हुआ है, हम इसे तो ब्रेक करते हैं। ठीक है, उसने कहा फर्नेस ऑयल प्लांट्स वर्सेस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर की उसने बात नहीं की, न्यूक्लियर मेंटेनेंस की उसने बात की है, हम इसे तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्यूल शॉर्टेजेस है। ठीक है, फ्यूल शॉर्टेजेस कहीं ना कहीं इसलिए भी है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, एक तो नीड ज़्यादा है, सेकेंडली लैक ऑफ डाइवर्सिफाई, ठीक है, लैक ऑफ डाइवर्सिफाई रिजिलियंट एनर्जी मिक्स, या लैक ऑफ LACK है। ओके, ये लिखते वक्त आगे पीछे हो जाती हैं, तो प्लीज़ जो मैं बोल रही होती हूँ उस पर आप थोड़ा सा फोकस करके ना, जहाँ पे जो करेक्शन हो वो कर लिया करें। अच्छा, लैक ऑफ डिवर्सिफाइड रेजिलिएंट एनर्जी मिक्स क्या मतलब है इसका? ठीक है, ये दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली स्ट्रक्चरली प्रिवेल कर रहा है। अब कैसे कर रहा है कि हमारे पास जो पावर ग्रिड है ना, ग्रिड सप्लाई है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, लिमिटेड है। अभी मैं समझाती हूँ कैसे लिमिटेड है। पावर सप्लाई जो है वो क्या है, लिमिटेड है। अब यहाँ पे मैं अंदर लगाती हूँ लाइन, और यहाँ पे हम एक दो अच्छे से कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है जनाब, बात करनी है हमने फर्नेस ऑयल प्लांट्स की। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बार बार कहा जाता है फर्नेस ऑयल प्लांट्स जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स के पाकिस्तान की जो एनर्जी सवरेनिटी है वो अचीव नहीं कर पा रहा। अब हम समझने लगे हैं हाउ, कैसे। अब देखें ये क्या होता है फर्नेस में,
इसमें क्या होता है यार, ये इस तरह की है, इसमें आप बेसिकली यहाँ पे ऑयल लिखा हुआ है, इवन कि ये ऑयल बेस भी होता है और कोल बेस भी होती हैं, ठीक है। भट्टियाँ लगी होती हैं, वो क्या करती हैं ऑयल और कोयल को मैं इसका अभी ना, ये वैसे इधर नहीं है, लेकिन बस आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसका प्रोसेस बता रही हूँ कि होता क्या है। बेसिकली फर्नेस ऑयल होता है, ठीक है, और या कोल होता है, वो जब जलते हैं तो उनकी जलने की वजह से हमारे पास क्या होती है, हीट पैदा होती है, ठीक है, हीट पैदा होती है। जब हीट पैदा होती है ना, उस हीट से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम, पानी जो होता है ना, वाटर, उसको हम स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पानी को बुखारात, स्टीम जो होती है दैट इज़ द, ये कहने के पानी के अंदर अगर आपने एनर्जी सेव करनी है ना, तो वो आपकी स्टीम की फॉर्म में होती है। इसीलिए जब हम लोग खाना वगैरह बना रहे होते हैं, भाप निकलती है, हाथ को अगर लग जाए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर हुई होती है। स्टीम हो गया। अब ये क्या होता है, ये स्टीम वाटर क्या करता है, ये हमारे पास आगे जाके अटैच होता है टरबाइन के साथ, ठीक है। टरबाइन को वो रन करता है, और जैसे टरबाइन रन होता है तो यहाँ पे टरबाइन के रन होने की वजह से आपकी एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी आगे जनरेटर में जाके स्टोर होती है, जनरेटर के पास जाती है, और वहाँ से ये आपके पावर ग्रिड के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। पावर ग्रिड में जाएगी, और उससे आपके पूरी वो बिजली घरों को मिलेगी, और सारे आगे जो है वो बिजली घरों से वो फिर आगे पूरे के पूरे मुल्क के अंदर बिजली जाएगी। तो ये बेसिकली फर्नेस ऑयल प्लांट का है, ठीक है, कि वो कैसे वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ना जो है ये सारा प्रोसेस तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। मसला है यहाँ पे, ठीक है। देखें, पाकिस्तान के जो जो कोयले के ज़खायर है ना, वो हमारा कोयला जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो इतनी अमाउंट ऑफ, मतलब कि वो ना मिच्योर कोयला नहीं है, अच्छी क्वालिटी वाला भी, वो ना अपनी अंडर प्रोसेसिंग है, वो एक इतना नहीं है कि उसे जलाएं और हमें हीट मिले। तो कोल हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद मेनली ऑयल्स जो हैं, जो फर्नेस ऑयल होता है, सारे का सारा हम इंपोर्ट करते हैं। अक्सर कहा जाता है जनाब कि बलूचिस्तान के अंदर जो है हमारे बहुत ज़्यादा जो हैं वो गैस और कोयले के ज़खायर हैं, लेकिन वो जो है ना, वो बस उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। वी आर अंडर डेवलपिंग कंट्री, और रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई किस्म की टेक्नोलॉजी चाहिए। हम टेक्नोलॉजिकली अभी, इवन कि हमारी नीड नहीं अभी बेसिक नीड नहीं फुलफिल हुई, तो हम इतनी एडवांस, और अगर बाहर से हम इंपोर्ट करवाते हैं तो अगेन बाहर के लिए इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी इकॉनमी इस वक्त स्टेबल भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग तो दूर की बात है, ठीक है। मैं ये नहीं हो रहा, अच्छा, यहाँ पे ये नहीं है कि मैं अपने मुल्क की इकॉनमी पे क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, बट आपको मैं अक्सर ये कहती हूँ, इट इज़ ओके टू बी पॉजिटिव, ठीक है। बहुत अच्छी बात होती है कि आप एक पॉजिटिव आपके अंदर एटीट्यूड हो, लेकिन समटाइम्स इट इज़ मोर बेटर कि आप रियलिस्टिक हो, ठीक है। जो चीज़ें जैसी हैं ना, उसको वैसे देख के समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे इतना मैस हो गया, मैं क्या बता रही थी, तो जनाब वही बता रही थी कि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है ना जनाब, मेन प्रॉब्लम है वो हमारी, मेन प्रॉब्लम ये है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम जो है वो हमारी ये है कि हमारा जो एनर्जी का स्टार्ट है, वो हम ये क्या करते हैं, हम करते हैं इंपोर्ट, ठीक है। स्पेशली कहाँ से करते हैं, मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट के हालात ख़राब हो जाते हैं, या हमें ऑयल की सप्लाई जो है वो डैमेज हो जाती है, तो हमारा ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाएगा। समझ आ रही है? तो हमारी जो है ना ये फर्नेस ऑयल जो है ना, ये ठीक है, ये कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसका जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट बेस है, ठीक है। इसी वजह से एक और चीज़ यहाँ पे मेरे जहन में आ गई, हम अक्सर जब इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या बात करते हैं, उसमें हम बार बार ये बात कर रहे होते हैं जनाब कि हमारा कौन सा डेफिसिट है, क्या होता है, सर्कुलर डेथ, ठीक है। ये क्या होता है, ये वो कर्जा होता है जो आपके मुल्क की इकॉनमी के अंदर जो है वो फ्यूल बेस्ड कर्जा कह लें, ठीक है, जिसमें आप कोल मंगवाते हो, ऑयल मंगवाते हो, पेट्रोल मंगवाते हो, सारा कुछ, तो ये आपका सर्कुलर डेथ होता है। और पाकिस्तान का अगर ये इकॉनमी है ना, तो इस वक्त इतना जो है वो हमारा सर्कुलर डेथ चल रहा है, ठीक है, या इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो मीनिंग दैट कि ये हमें इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है, फॉरेन रिसोर्सेज पे अपनी एनर्जी के लिए, ठीक है। यही बात उन्होंने आजकल की जो गवर्नमेंट है स्टेटमेंट ये पास कर रही है ना कि यार वहाँ पे हालात ख़राब हुए हैं तो इस वजह से ये वो फलाना, लेकिन राइटर ने कहा है कि जनाब ठीक है कि वहाँ पे हालात ख़राब किए हुए हैं, लेकिन राइटर ने ना क्रिटिसाइज़ किया है, उसने कहा है कि जनाब सिर्फ वो वाली बात नहीं है कि जंग जो है वो मिडिल ईस्ट में लगी हुई है तो आपकी एनर्जी क्राइसिस है, आपके इंटरनल भी बहुत ज़्यादा मसले हैं, ठीक है। चलो बाहर के मसले तो बाहर के, पहले इंटरनल इश्यूज़ को तो रिजॉल्व करो।
इंटरनली आप स्ट्रॉन्ग हो और सेल्फ सफिशिएंट हो कि आपको बाहर की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। अच्छा जनाब, देखें बात से बात निकलती है, दूर तक चली जाती है, लेकिन खैर हम वापस आते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम ना इसी पे आते हैं, निकलती है दूर तक चली जाती। अच्छा, अब फर्नेस ऑयल के बारे में पता चल गया कि ये क्या होता है, ऑयल बेस है, ठीक है। इस प्लस और इसके अंदर क्या मसला है, ये रैपिड होता है। मतलब कि अगर आपने फर्नेस लगानी है, फर्नेस लगा के ऑयल करो और ये फ़ौरन रैपिड डेवलपमेंट कह लो, ठीक है। लेकिन जितनी ये रैपिड डेवलपमेंट है ना, उतना ही इसकी हमें हायर कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट हायर है, क्यों? क्योंकि वही बात, बाहर से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी है। उसके बाद एक और चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, आप फर्नेस ऑयल लगा रहे हो ना, पाकिस्तान हम इस वक्त 5th मोस्ट दुनिया में कंट्री हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सफ़र कर रहे हैं। आप ये वाले प्रोजेक्ट्स लगा रहे हो, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, मीनिंग दैट इसके अंदर से इमिशंस बहुत ज़्यादा निकलती हैं, इनका धुआं, ठीक है, हाई एमिशंस होती हैं। तो आपकी एक कह लें कि हायर एमिशंस जो हैं वो आप अपने इन्वायरमेंट में मज़ीद, एक तो पहले ही आप वल्नरेबल हैं, मज़ीद आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे भी हाई एमिशंस जो हैं वो निकल रही हैं, ठीक है। क्योंकि फ्यूल कंबशन होता है, जितना फ्यूल कंबशन होगा उतनी ज़्यादा एमिशंस होंगी, ठीक है। तो ये चीज़। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर वाले पे। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें ना कि यार विच वन इज़ मोर बेटर, तो न्यूक्लियर वाला इज़ मच मच मोर बेटर, ठीक है। बट जितना ये बेटर है ना, उतना ही इसको भी इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अभी देख लेते हैं, लेकिन आइडिया तो होना चाहिए कि यार न्यूक्लियर वाला क्या होता है और कैसे होता है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियर जो है ना, ये हमारे पास एक लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। लेकिन ये जो जैसे मैंने कहा ना रैपिड है, जब तक बाहर से फ्यूल ऑयल आता रहेगा आपका चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बाहर की डिपेंडेंसी नहीं है आपकी, ठीक है। ये टोटली आपके अपने ऊपर है। उसके बाद ये हमारे पास कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, अगेन कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन कब? ओवर टाइम। मतलब एक दफ़ा जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाओगे आपको अच्छी खासी कीमत इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उसका बेनिफिट जब अगले 10-20 सालों तक आप जब लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये न्यूक्लियर प्लांट से जितना हमें फ़ायदा मिल रहा है, इसने तो जितना हमने इन्वेस्ट किया है उसका फ़ायदा जो है पहले 2-3 सालों में ही पूरा कर दिया है, ठीक है। वो कॉस्ट जो है, जो हमने प्राइस इसके ऊपर इन्वेस्ट की है। उसके बाद ये जो है इसकी जो टाइम स्पेन है, लाइफ स्पेन जो है वो लॉन्ग लाइफ स्पेन है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि ये लो एमिशंस भी है, ठीक है, इसमें से एमिशंस नहीं निकलती, ठीक है। उसका मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसका भी वही प्रोसेस है, ठीक है। बस इसका प्रोसेस क्या होता है, उधर जो रॉ मटेरियल, इसमें जो रॉ मटेरियल था वो फ्यूल यूज़ हो रहे हैं, इसमें रॉ मटेरियल जो होता है वो यूरेनियम यूज़ होता है, ठीक है। यूरेनियम यूज़ होता है, उसके ऊपर प्रोटॉन की हम बम्बार्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर देन एक रिएक्शन स्टार्ट होता है। वो खैर ये साइंस का टॉपिक है, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन स्टार्ट होता है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है और अगेन वो बाकी जो इधर बताया था ना वही प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। यहाँ पर यूरेनियम जो है उसकी हमें ज़रूरत होती है। और अगेन इस पर आपका कोई भी इंटरनेशनल किस्म का आपका क्रिटिसिज्म भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि अलाउ है ना। वैसे न्यूक्लियर की एनरिचमेंट जो है वो नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जो है थ्रेशोल्ड से कम वो आपको अलाउ है कि आप अपने इंटरनल अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। राइटर ने क्या बात की, राइटर ने यही क्रिटिसिज्म किया कि आप हमारे जो पाकिस्तान के अंदर फर्नेस ऑयल प्लांट्स हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर प्लांट्स, हमें करना क्या चाहिए, हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरफ मूव करना चाहिए ताकि हमारी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव हो और हमारी एनर्जी सवरेनिटी जो है वो अचीव हो सके, ठीक है। उसके बाद ये मैंने क्या लिखा था पॉइंट, रिड्यूस हाइड्रो पावर रेन। अच्छा यहाँ पे ना, अच्छा चलिए ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे ना एक उसने और पॉइंट रेन वाटर के बारे में बात की हुई है, ठीक है, रेन वाटर के बारे में। अब हमें पता है कि रेन वाटर, बारिश का पानी आता है वो डैम्स में स्टोर होता है, ठीक है। डैम्स, हम कहते हैं ना बिजली बनानी है तो डैम्स बनाओ, ठीक है। डेफिनेटली डैम्स दो तरह की आपकी नीड, एक तो आपकी वाटर की नीड पूरी करता है और सेकेंडली आपकी इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी करता है। डैम्स में क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये एक डैम है, ठीक है। अब यहाँ पे ना रेन वाटर की उसने बात जो पॉइंट लिया है ना, उसने कहा रेन वाटर का शॉर्टफॉल है, ठीक है, शॉर्टफॉल है। हालांकि अभी हमें लगेगा कि यार अभी तो मानसून की इतनी सारी बारिशें हुई थी, ये वो पानी सैलाब वगैरह, भाई देखिए पानी आता है ना, वो पानी डायरेक्ट हमारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, डैम्स नहीं है, ठीक है। डैम होगा, पानी आएगा, पानी यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टोर होकर टरबाइन लगे होते हैं डैम के साथ, ठीक है।
अब क्या होता है, एक लेकिन टरबाइन को रन करने के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, टरबाइन को रन करने के लिए एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ अमाउंट, मतलब इतना अगर डैम में पानी होगा ना तो ये वाला टरबाइन जो है ये रन होगा, ठीक है, ये वाला टरबाइन जो है वो रन करेगा। फिर वही कि वहाँ से फिर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और सारा वो जो आपकी आगे सारा जो ऊपर वाला प्रोसेस है वो रन करेगा। अब बेसिकली वो ये कह रहा है कि रेन वाटर आता है, ठीक है, हमारे पास डैम्स नहीं है जिसकी वजह से सारे का सारा पानी फारिग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाटर स्टोरेज नहीं होती, मतलब ये डैम तो है, ठीक है, लेकिन डैम के अंदर रन करने के लिए इतना लेवल चाहिए था, मेरे पास डैम के अंदर ये लेवल है पानी का, मेरा ये टरबाइन जो है वो रन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ये वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है ये मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकूँगी, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसने एक बात की हुई है, ठीक है। प्राइस वोलेटिलिटी इन द ग्लोबल मार्केट, ये तो अब आपको आइडिया हो ही जाना चाहिए, इससे पहले भी हमने जो एक आर्टिकल किया था कि फ्यूल प्राइसेस, खैर उसमें हमने बात की थी। अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो हमारे पास जब यूक्रेन की वॉर हुई थी तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिल इंक्रीज़ हो गए थे। अब हम बात करें तो मिडिल ईस्ट की जो वॉर है, ठीक है, ईरान यूएसए की, उसकी वजह से देखिए अभी ईरान यूएसए की जो वॉर है वो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन किया, आगे अभी कैसे कैसे कौन कौन से मुआहदे होते हैं वो बताएगा। लेकिन यहाँ पे उसने बात ये की है कि जनाब क्या हुआ है कि ग्लोबल मार्केट के में ना कुछ मसला आता है या मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ मसला आता है, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे मसला आएगा तो उनकी सबसे पहले वही ऑयल या पेट्रोल की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। जब वो हमें नहीं मिलेगा या उसमें अंदर डिस्टर्बेंस होगी तो हमारा जो जनरेशन का इशू है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, क्योंकि हमने तो ये हमें देंगे ऑयल या कोल वगैरह तो हम लोग अपने ये वाले फर्नेस प्लांट रन कर सकेंगे ना, जब ये हमें मिल ही नहीं रहे तो हमारी वो तो हमारी वो राइटर कह रहे हैं कि हमारी प्राइस वोलेटिलिटी इन ग्लोबल मार्केट वो, और अगेन एक और चीज़, यूक्रेन वार मिडिल ईस्ट की वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर प्राइस इंक्रीज़ हुई, ऑयल गैस पेट्रोल की, हमारी भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ये है, वो ये कह रहा है कि हमारी डिपेंडेंसी इधर है, ठीक है। तो अगर होना तो ये चाहिए कि हमारी ग्लोबल डिपेंडेंसी हो ही ना, हमारे पास अपने जो है वो एनर्जी रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों, ठीक है। तो इस चीज़ को उसने देखा है। फिर उसने ये बात की है थोड़ी सी कहीं पे जाके, उसने एक एनर्जी क्राइसिस को ना गवर्नेंस क्राइसिस से थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। अब देखिए गवर्नेंस क्राइसिस कैसे है, प्लांट्स जो हैं न्यूक्लियर वो किसने लगाने हैं, गवर्नमेंट ने लगाने हैं। डैम्स जो हैं वो किसने बनाने हैं, गवर्नमेंट ने बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिमेंशन है, इसके अंदर हमने अभी कवर नहीं की, आईपीपीज़ जो के साथ जो हमारे अग्रीमेंट्स हैं या डिस्को के साथ हैं, उसको रीन्यू किसने करना है, उसको रीन्यू करना है गवर्नमेंट ने करना है, और हमारी गवर्नमेंट की इसकी तरफ फ़िलहाल कोई इतनी तवज्जो नहीं है, ठीक है। कि हम कहें कि यार वाकई उन्होंने एनर्जी क्राइसिस को ना ख़त्म करने के लिए कोई बहुत ही मेजर स्टेप लिया है, ठीक है। तो ये जो इश्यूज़ बेशक सोशल लेवल का एनर्जी क्राइसिस, लेकिन कहीं ना कहीं ये गवर्नेंस का फेलियर है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि जब हाउस होल्ड में बिजली, भाई हाउस होल्ड घर में लाइट की ज़रूरत है, इंडस्ट्री का पहिया रन करना है तो वहाँ पे बिजली की ज़रूरत है, ऑफिस में बैठ के लोगों ने काम करना है तो उन्हें बिजली की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, एक मिनिमम वो यूज़ करें, ठीक है, एक उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल वे से यूज़ करें, दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है। लेकिन बिल्कुल हम ये नहीं कर सकते कि हम कहें कि जी बस लोग इस्तेमाल करना छोड़ दें, लोगों की नीड है और गवर्नमेंट लोग आपको इसीलिए चूज़ करती है कि आप उनके वेलफेयर के लिए काम करें। उसके बाद और क्या है, उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसे अलग ही लिख दिया। देखिए हम लोग ये कहते हैं ना कि चलें ठीक है जनाब, हमारे पास इकॉनमी इतनी नहीं है कि हम लोग जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विंड प्रोजेक्ट लगा लेते हैं, ठीक है, विंड प्रोजेक्ट लगा लेते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग सोलर लगा लेते हैं, सोलर प्रोजेक्ट लगा लेते हैं या सोलर प्लांट लगा लेते हैं, वो है ना जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, वो वाली बात कर रही हूँ, ठीक है। हमने कहा हम रीन्यूएबल एनर्जी जो है रिसोर्सेज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, कि हम सोलर जो पैनल्स हैं वो लगा लेते हैं और उससे हम करते हैं। राइटर ने कहा हुआ है कि दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर सोलर ये वो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है इसके लिमिटेशन को। उसने कहा जनाब, इवन कि ये एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप इस वक्त जाके मार्केट के अंदर सोलर पैनल्स की प्राइस चेक करें कि वो क्या जा रही है, क्या वो एक मिडिल क्लास फैमिली जो है अफोर्ड कर रही है इजीली, ठीक है। तो आपको पता चलेगा नहीं, ठीक है। अनटिल और अनलेस आपकी जो मिडिल क्लास होती है, ठीक है, मिडिल क्लास वो उसकी रीच से चीज़ बाहर है तो समझो वो चीज़ जो है वो आपकी ग्रोथ या प्रोडक्टिविटी के अंदर काउंट नहीं हो रही है, क्योंकि जो मैक्सिमम देखें 3 क्लासेस होती हैं ना, एक अपर क्लास होगी, एक लोअर क्लास होगी। हमारे पाकिस्तान अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो मिडिल क्लास है उसकी अगर वो प्रॉस्पर है तो आपका जो कंट्री है वो प्रॉस्पर है, ठीक है। तो ये वाली जो सोलर पैनल्स हैं ये तो
आपकी मिडिल क्लास की रीच से ही बाहर है, ठीक है। और जो हैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं चलें ठीक है यार बहुत सारे लोगों ने सोलर का वो किया हुआ है, ठीक है, मैं एक वक्त के लिए हम लोग मान लेते हैं। आपको पता है सोलर जो है वो डे टाइम काम करता है, ठीक है। रात को मैंने रात लिख दिया। रात को हमारे पास क्या होता है, सूरज तो नहीं होता ना, ठीक है, तो सूरज नहीं होता, सनलाइट नहीं होती, तो और अच्छा ये हो गया, ठीक है। बात होती है कि जी ठीक है दिन में वो जो लाइट होती है उसको एनर्जी जो होती है उसको हम स्टोर करें, उसको स्टोर करें और उसको हम फिर क्या करें रात में यूज़ करें। भाई बात बनती है ना कि अच्छा यार दिन में स्टोर कर लिया रात में। अगेन आप अपने मुल्क के अंदर देखें आपकी स्टोरेज बैटरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं क्वालिटी वाली, ठीक है। स्टोरेज बैटरीज अवेलेबल हैं कि जो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर कर सके कि कोई भी ऑफिस इंडस्ट्री जो है वो रात को रन कर सके। या आपकी जो भी सोलर की इंस्टॉलेशन है, ठीक है, क्या वो अगेन वही अफोर्डेबल है, ठीक है। तो इन चीज़ों के आंसर्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। एक घर की छत के ऊपर 4-5 प्लेटें लगी हुई हैं, वो घर रन कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा उसने सोलर प्लान कर दिया है, ठीक है। सोलर से प्रोजेक्ट जो है सोलर प्रोजेक्ट तब सक्सेसफुल है जब हर एक की रीच में आए, ठीक है, जब हर इंडस्ट्री की रीच में आए। तो हमारे पास स्टोरेज बैटरीज़ का इशू है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम स्टोरेज बैटरीज़ को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चाइना के पास बहुत अच्छी क्लासिकल केस स्टडी है, बहुत अच्छी अच्छी बैटरीज, ठीक है। अगेन फिर हमें क्या मसला आ जाएगा, प्राइस का मसला। बाहर से चीज़ आएगी उसकी प्राइस डबल हो जाएगी, घर में हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के ना देखिए पॉइंट्स समझ आ रहे हैं ना कि सिर्फ हम लोग शैलो ऊपर ऊपर से कर देते हैं, ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है, इस तरह नहीं करना। हम लोगों ने अंदर जाके डिटेल को खोल खोल के समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो बाहर से अगर हम स्टोरेज बैटरीज इंपोर्ट भी करते हैं तो अगेन वो जो है वो फिनेंशियल तौर पे इंडस्ट्रीज़ और मिडिल क्लास की रीच से बाहर है, ठीक है। ओके उसके अलावा हाँ एक और ये भी पॉइंट है, ये वो रात वाला पॉइंट आ गया, बल्कि मैंने वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया कि रात को जो है वो आपका एक दिन में तो चलो आप एक तरह से स्टोरेज करके अपनी नीड पूरी कर लेते हैं जनाब कि हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। हमें जो है वो सबसे पहले गाइस हमें जो है वो करना चाहिए डाइवर्सिफाई। क्या डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एनर्जी मिक्स को, ठीक है। एनर्जी मिक्स क्या होता है कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरेशन होते हैं कि हमारे, ठीक है, फॉर द हालांकि दुनिया में मैं बताती हूँ फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम एक रैपिड कह लें कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, और हमारे यहाँ हमारी पूरी मतलब मुल्क ही इसी पे चल रहा है, ठीक है। तो हमें ये अप्रोच जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। डिवर्सिफाई करना चाहिए हमें एनर्जी मिक्स को, ठीक है। उसके बाद हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट इन बैटरी स्टोरेज। जो जो बातें हमने प्रॉब्लम्स की हैं वही वो इन बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके अंदर हमें करना चाहिए। उसके बाद हमें जो है वो रिड्यूस करनी चाहिए, क्या रिड्यूस करनी चाहिए, अपनी इंपोर्ट जो है इंपोर्ट डिपेंडेंसी कि ऑयल बेस से हमें जो है वो रिन्यूएबल पे शिफ्ट होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, या न्यूक्लियर पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और ओवर दैट सोलर जैसे प्लांट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ओवर दैट रिन्यूएबल जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, रिन्यूएबल की एनर्जी प्रोजेक्ट्स, उसको सोशल लेवल तक मतलब कि सबसे ज़्यादा निचले लेवल तक लाने के लिए गवर्नमेंट, देखें गवर्नमेंट या तो सब्सिडी देती नहीं है, गवर्नमेंट को सब्सिडी जो है वो ऐसी जगहों पे देनी चाहिए जहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल हो, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का बेनिफिट अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए उसे सब्सिडाइज करे, ठीक है। और ओवर दैट हम लोगों ने तापी का प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए जियोपॉलिटिकली भी कि वो क्या करे, स्टेबलाइज जो पॉलिटिकल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जैसे हम लोगों ने ईरान के साथ तापी वाला जो है वो किया, ठीक है। तो जितने भी स्टेबलाइज एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स करने चाहिए और उसको टाइमली फुलफिल करना चाहिए। अब देखिए हमारे पास बहुत अच्छा गैस का सोर्स जो था वो ईरान के साथ हमारा मुआहदा हुआ था, ठीक है। इट इज़ द कह लें कि ये हमारी गवर्नमेंट की कह लें कि लूप होल है कि उन्होंने वो तापी वाला जो था उसको कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, टाइम पे। आई थिंक तापी ही है, सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन आई थिंक यही है, ठीक है। कि उनके साथ हमारा गैस प्रोजेक्ट हुआ है, उनकी साइड से गैस पाइपलाइन आ रही है, वो कंप्लीट हो गई, हमारे बॉर्डर से आगे वो नहीं जा रही, मतलब कि हम लोग हमारी तरफ से काम जो है वो मिसिंग है। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए कि, और इनके साथ मतलब कि कोई भी कंट्री है जियोपॉलिटिकल लेवल वर्ल्ड लेवल पे हमें अपने स्टेबलाइज के, कल को हालात अगर ऊपर नीचे ख़राब भी होते हैं तो आपका और हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग अगले 10 साल या 15 साल के लिए है, तो उस चीज़ के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो मतलब एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ जो है ना
वो हमें देखने की ज़रूरत है अपने इस इशू को, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट में बस ये चीज़ कि इसके अंदर हमने अगेन शायद मैंने पहले भी बात की है, आईपीपीस वाला और डिस्को वाला, ये वाला कंसेप्ट हमने कवर नहीं किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन डेफिनेटली ये हो जाएगा कवर। अभी जैसे एनर्जी क्राइसिस पे आ रहे हैं तो बहुत जल्दी हुकूमत जो है, हाँ, यहाँ पे ये हम लोग, क्योंकि मैंने करवाया नहीं इसलिए नहीं, लेकिन ये पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहें कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ना डिस्को और आईपीपीस के साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है, रिन्यू करने की ज़रूरत है, वो देखे उसके अंदर चेंज लाए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये आईपीपीस का वर्किंग किसी दिन पे, क्योंकि आईपीपीस का सिर्फ कह देना इज़ नॉट द थिंग, इसका एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर है पीछे समझने वाला कि यार कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है जनाब। तो यहाँ से ना अगर हम देखते हैं तो वही बात आ जाती है, ठीक है। अब देखें, देखते हैं तो वही कूलिंग नीड्स आ गया, ठीक है। फ्यूल ऑयल और न्यूक्लियर की बात उसने कर दी, मिडिल ईस्ट क्राइसिस की उसने बात कर दी, ठीक है। उसके बाद उसने कतर की केस स्टडी ले ली, उसकी बात कर दी, पीक्स की उसने बात कर दी, जो यहाँ पे उसने बात की ना वर्नरेबिलिटी की, ये द करंट स्ट्रक्चर, ये वाला बात आई होप सो कि अभी आपको समझ आ गया होगा। हैवी रिलायंस ऑफ द फॉसिल फ्यूल, ये वोलेटिलिटी इन एनर्जी मार्केट्स की भी आपको बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे उसने वही बात कर दी है। फिर आगे नेक्स्ट जनाब लॉन्ग टर्म सेविंग, और ये उसने बात की है कि पावर ग्रिड के अंदर जो है स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज सिस्टम फॉर लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड चीफली ड्यू टू द अप्रोस्ट कॉस्ट, ये कॉस्ट की बात हमने कर दी, ठीक है। तो और ये सारा उसने फिर बता दिया कि प्रोवाइडिंग एक्सेस टू चीपर फाइनेंसिंग एंड रिमूविंग टैक्स ऑन इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी, बैटरीज बाहर से जो इम्पोर्ट करें उस पर आप टैक्स रिड्यूस करो, सब्सिडाइज करो उसको। तो जनाब ये बेसिकली सारी बात थी, ये वाले पॉइंट्स थे इसके अंदर से जो हमने उनको तोड़ तोड़ के पढ़ा, ठीक हो गया। सो लास्ट में गाइस, या अगर आपका थोड़ा सा भी एनर्जी क्राइसिस के लिहाज से कंसेप्ट क्लियर हुआ हो या आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो तो प्लीज़ डू अ लाइक, बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। और पता चलता है कि अच्छा यार ये चीज़ें जो हम इतना जो चीज़ों को तोड़ तोड़ के पॉइंट्स को डॉट से डॉट कनेक्ट करके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं कि येस इट इज़ जस्ट वर्किंग आउट। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।